नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं दोस्तों, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। हम कक्षा 12 का जो यूनिट है ऑप्टिक्स, उसमें किरण प्रकाश की का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं आज, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस वीडियो में आप प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की डेफिनेशन समझने वाले हैं दोस्तों। सर्वप्रथम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे और इस पर जो आधारित कुछ घटनाएं हैं मैं आपको बताऊंगा कि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटनाएं हैं और उन घटनाओं की जो व्याख्या है वो हम अगली वीडियो में करेंगे दोस्तों। सर्वप्रथम मैं आपको पहले उन घटनाओं के बारे में बताता हूं। जैसे हमारे को गर्मियों में जो सड़क है उसके ऊपर दूर से पानी भरा हुआ दिखाई पड़ता है, बट जैसे ही पास में जाकर देखते हैं वहां पर पानी नहीं मिलता। या जैसे कांच में पड़ी जो दरार होती है दोस्तों, वो चमकती हुई दिखाई देती है। जब कोई वायु का बुलबुला पानी में या कांच में उपस्थित होता है तो वो भी चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। हीरा भी चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। इन सब का जो रीजन है दोस्तों वो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और जो ऑप्टिकल फाइबर लाइनें होती है जिसको हम प्रकाशिक तंतु कहते हैं, वो भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित युक्तियां होती है, उपकरण होते हैं दोस्तों। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है क्या, इसे हम समझने के लिए सर्वप्रथम एक डायग्राम मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। सर्वप्रथम मैं एक अंतरा पृष्ठ का निर्माण कर रहा हूं। यह हमारे पास में एक अंतरा पृष्ठ है। अंतरा पृष्ठ का मतलब यह है कि ये दो माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ है। इसको हम अंतरा पृष्ठ कहते हैं दोस्तों। अंतरा पृष्ठ को यहां पर मैंने एम डैश से पुट कर दिया है। एम डैश से हमने इसको पुट कर दिया है। इस ओर इस माध्यम के इस अंतरा पृष्ठ के ठीक ऊपर इधर है विरल माध्यम। इधर जो माध्यम है वो कैसा है दोस्तों, विरल माध्यम है। और इस अंतरा पृष्ठ के दूसरी ओर यहां पर है सघन माध्यम। दूसरी ओर कैसा माध्यम है, सघन माध्यम। और देखिए दोस्तों, जो प्रकाश है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रहा है। यहां पर हम कंसीडर कर लेते हैं ये हमारे पास में है कोई प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत है जिससे प्रकाश का उत्सर्जन होता है। ये कोई प्रकाश स्रोत है जिससे प्रकाश का उत्सर्जन होता है सभी संभव दिशाओं में दोस्तों। अब यहां से हम बात करते हैं, जो प्रकाश है वो इस उपकरण से प्रकाश स्रोत से बाहर निकलता है। हम देखिए दोस्तों एक एक करके समझेंगे। ये मैंने एक प्रकाश की किरण दिखाई है, आप लोगों के सामने है ये प्रकाश की किरण। और जब ये सघन माध्यम में चलती हुई विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब ये इसके ऊपर 90 डिग्री के कोण पर आपतित होती है तो ये बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाएगी। बिना विचलित हुए जो प्रकाश की 90 डिग्री के कोण पर आपतित होती है तो बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाती है। इसका कुछ हिस्सा परावर्तित भी हो सकता है दोस्तों। मैंने जो इस अंतरा पृष्ठ से जो प्रकाश की किरण यहां पर जाकर टकरा रही है उससे परावर्तित होने वाले भाग को यहां पर नहीं दिखाया है। हमने यहां पर ये कंसीडर कर लिया है कि सारी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में चली जाती है। और ये कोई जरूरी नहीं कि संपूर्ण भाग ही सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, उसका कुछ हिस्सा कुछ भाग परावर्तित भी हो सकता है दोस्तों। फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि हम यहां पर अभिलंब और आपतित किरण दोनों एक ही दिशा में, आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों 0-0 होते हैं। फिर यहां से हम थोड़ा सा जो प्रकाश की किरण है उसको इस तरीके से आपतित करवाते हैं। देखिए दोस्तों, इसको आप समझ लेंगे। ये मैंने अभिलंब का निर्माण यहां पर कर दिया है एन डैश। ये यहां पर हमारे पास में है आई। देखिए दोस्तों, ये वाली जो प्रकाश की किरण है वो इस तरीके से जानी चाहिए थी। बिना विचलित हुए यदि जाती तो वो इस डॉटेड लाइन की ओर जाती।
और हम ये जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। एक बार फिर से सुन लीजिए, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो अभिलंब तो ये है ही दोस्तों, और ये इससे थोड़ी सी और दूर हट जाएगी। जो प्रकाश की किरण है वो इस तरीके से जाएगी। फिर हम जो आपतन कोण है दोस्तों, उस आपतन कोण का मान थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो दोस्तों एक स्थिति ऐसी आएगी, मैं यहां पर जैसे जैसे ये प्रकाश की किरण इधर आएगी, यहां से ये वाली प्रकाश की किरण इस तरीके से परावर्तित होती चली जाएगी दोस्तों। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि उस आपतन कोण पर, आपतन कोण का मान जब IC के बराबर है, उस कंडीशन में ये प्रकाश की किरण यहां से जानी चाहिए थी, बट यहां से न जाकर ये अंतरा पृष्ठ के समांतर हो जाती है। किसके समांतर हो जाएगी? अंतरा पृष्ठ के समांतर हो जाएगी। यहां पर अब की बार जो R है अपवर्तन कोण, वो 90 डिग्री प्राप्त होगा। अपवर्तन कोण कितना प्राप्त होता है दोस्तों? 90 डिग्री। और उसके संगत जो आपतन कोण होता है उसको हम कहते हैं क्रांतिक कोण, जिसको हम IC से पुट कर रहे हैं। क्रांतिक कोण को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्रिटिकल एंगल के अकॉर्डिंग ही हमने इस I के सबस्क्रिप्ट में C लगा दिया है। I के सबस्क्रिप्ट में क्या लगाया है? C। ये क्रिटिकल एंगल को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान, ये सघन माध्यम में ही प्रकाश की किरण चल रही है, आपतन कोण का वह मान जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तो उस कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। इसकी डेफिनेशन में अभी पुट करवा दूंगा, एक बार सुन लीजिए कि आपतन कोण का मान, आपतन कोण को ही हम क्रांतिक कोण कहते हैं, लेकिन उसके संगत जो अपवर्तन कोण है वो 90 डिग्री होना चाहिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यदि हम किसी प्रकाश किरण को क्रांतिक कोण से अधिक के कोण पर आपतित करवाएं, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा है, ये वाली जो प्रकाश की किरण है दोस्तों, इसको समझेंगे, ये इस तरीके से निकल जाएगी। ये हमारे पास में है अभिलंब, और यहां पर जो I है वो बड़ा है IC से। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक के कोण पर आपतित होती है, तो देखिए दोस्तों, जैसे जैसे ये प्रकाश का जो आपतन कोण है वो बढ़ रहा है, अपवर्तन कोण भी बढ़ता जाता है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि उस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। और आपतन कोण का मान यदि हम फिर भी बढ़ाते चले जाएं तो जो प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी ही नहीं, उसका एक भी हिस्सा, बिल्कुल भी हिस्सा बाहर नहीं निकलेगा। सारी की सारी जो प्रकाश की किरण है वो परावर्तित हो जाती है यहां से अंतरा पृष्ठ से, और इस घटना को ही हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है दोस्तों। तो सर्वप्रथम जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है उसको परिभाषित करने के लिए हमें आवश्यक होगा कि क्रांतिक कोण को हम परिभाषित करें। तो दोस्तों, क्रांतिक कोण क्या है कि आपतन सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, क्रांतिक कोण कहलाता है। और ये वाली जो स्थिति है ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति ये वाली है। तो देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम परिभाषित करते हैं क्रांतिक कोण को। तो क्या है दोस्तों? सघन माध्यम में, सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान जिसके संगत, आपतन कोण का वह मान जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन
कोण 90 डिग्री हो जाए, कितना डिग्री हो जाए दोस्तों, 90 डिग्री हो जाए, तो उसे क्रांतिक कोण कहा जाता है। उस आपतन कोण को ही क्या कहा जाता है, क्रांतिक कोण कहा जाता है। IC से हम प्रदर्शित करते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं दोस्तों। यहां तक आप लोगों को ये डेफिनेशन क्रांतिक कोण की आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। उसके बाद में हम आगे चलते हैं, अब डेफिनेशन की बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है, कहते किसे हैं। तो देखिए दोस्तों, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है क्या होता है, किसे कहा जाता है, वो अब यहां पर आप देखेंगे। देखिए दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में न जाकर संपूर्ण जो इसका हिस्सा है वो परावर्तित हो जाता है, अंतरापृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, सघन माध्यम में ही परावर्तन हो जाता है। उस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन सघन माध्यम में ही होगा। सघन माध्यम में, सघन माध्यम में, सघन माध्यम में जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम में जब कोई प्रकाश किरण क्रांतिक कोण से, क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर, क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, तो प्रकाश किरण, तो प्रकाश किरण प्रकाश किरण पूर्णतया सघन माध्यम में परावर्तित हो जाती है, सघन माध्यम में परावर्तित हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं दोस्तों। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप लोगों को जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है उसकी डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यदि हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो कुछ शर्तें हैं उन शर्तों की यहां पर मैं बात करूं तो देखिए दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो शर्त है कि जो प्रकाश किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जानी चाहिए, कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जब प्रकाश की किरणें हैं वो सघन माध्यम में चलनी चाहिए, उसके अंतरापृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस आनी चाहिए। तो प्रकाश की किरणें हैं वो सघन से विरल माध्यम की ओर जानी चाहिए। हालांकि विरल माध्यम में जाएगी नहीं, बट उनकी जो डायरेक्शन है वो सघन से विरल की ओर होती है दोस्तों। दूसरी जो कंडीशन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए वो ये है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो यहां पर हम बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं उनमें दो शर्तें हैं और उन दोनों शर्तों की मैं यहां पर अब बात करता हूं, चर्चा करता हूं। पहली जो आवश्यक शर्त है कि प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम की ओर चलनी चाहिए। प्रकाश किरण किधर से किधर जानी चाहिए, प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम की ओर चलनी चाहिए। सघन से कौन से माध्यम की ओर जानी चाहिए, सघन से विरल माध्यम की ओर
की ओर जानी चाहिए। जो प्रकाश किरण है उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन सघन माध्यम में ही हो जाता है, बट प्रकाश की जो डायरेक्शन है वो सघन से विरल की ओर होनी चाहिए दोस्तों। दूसरी कंडीशन है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का जो मान है, वैल्यू है, वो क्रिटिकल एंगल से अधिक होनी चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें। दो शर्तें हैं, वैसे ये दोनों शर्तें डेफिनेशन में ही आ जाती है कि पहली बात तो है कि जो प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम में चलनी चाहिए और उसका जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से अधिक होनी चाहिए। तो डेफिनेशन में ही वैसे ये दोनों शर्तें आ जाती है, तभी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है दोस्तों। अब यहां पर हम बात करेंगे अलग अलग माध्यमों के लिए जो क्रांतिक कोण है दोस्तों वो अलग अलग होता है। कुछ माध्यमों के लिए हम क्रांतिक कोण की वैल्यू भी आप लोगों को समझाएंगे, बताएंगे दोस्तों। अब यहां पर हम देखते हैं क्रांतिक कोण की स्थिति में, क्रांतिक कोण की स्थिति में जो अपवर्तनांक है वो किसके तुल्य होगा? कोण की स्थिति में। देखिए दोस्तों, मैं एक बार डायग्राम की सहायता से आप लोगों को समझा रहा हूं। जैसे ये हमारे पास में इधर है विरल माध्यम, और यदि ये विरल माध्यम हम कंसीडर कर लें कि वायु है, क्या है दोस्तों? वायु। और इस ओर है ये सघन माध्यम, सघन माध्यम है। यहां से कोई प्रकाश की किरण जब क्रांतिक कोण पर आपतित होती है, आई की जो वैल्यू है वो आई सी के जब बराबर होती है, तो प्रकाश की किरण अंतरापृष्ठ के समांतर चलती है। उसका जो अपवर्तन कोण है आर है, उसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है। ये हमने क्रांतिक कोण की डेफिनेशन में देख लिया था कि सघन माध्यम से जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम की ओर जाती है, क्रांतिक कोण पर आपतित होती है, तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है दोस्तों। स्नेल के नियम से हम क्या जानते हैं? स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से हम जानते हैं दोस्तों कि साइन आई अपॉन साइन आर ये बराबर होता है n/1 के। मतलब प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। यहां पर क्रांतिक कोण की स्थिति में I की जो वैल्यू है वो तो है IC के बराबर और R बराबर है दोस्तों 90 डिग्री। तो हमारे पास में क्या आ गया? साइन IC अपॉन साइन 90 डिग्री बराबर आ गया n/1। n/1 साइन 90 की वैल्यू हो जाती है दोस्तों 1, तो साइन IC बराबर आ गया n/1 कि इस माध्यम के सापेक्ष इस माध्यम का अपवर्तनांक। यदि ये वाला माध्यम वायु है, ये वाला माध्यम क्या है दोस्तों? वायु, तो साइन IC बराबर हम पुट कर देंगे n2 अपॉन में n1, और जो n2 है वायु के लिए उसकी वैल्यू हो जाएगी, दूसरा वाला माध्यम वायु है तो n2 बराबर आ जाएगा 1, साइन IC बराबर हमारे पास में आ जाएगा 1/n1 कि जिस माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो 1 में साइन IC के बराबर होता है। n1 बराबर हमारे पास में आ गया है 1 साइन IC। यहां पर देख लेंगे n1 बराबर आ गया है 1 साइन IC। इसको हम कोसेक IC भी पुट कर सकते हैं दोस्तों, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, कोसेक IC की फॉर्म में भी इसको पुट कर सकते हैं दोस्तों। अब यहां पर जो क्रांतिक कोण है अलग अलग माध्यमों के लिए इसका मान अलग अलग होता है। कुछ माध्यमों के लिए मैं क्रांतिक कोण की वैल्यू आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों। जैसे हम कुछ माध्यम यहां पर लेंगे और उनके लिए कुछ उनका जो क्रांतिक कोण है वो कितना होता है हम आप लोगों को बता रहे हैं दोस्तों। उनके लिए IC की वैल्यू कितनी होती है। जैसे सर्वप्रथम हम जल की बात करते हैं। जल के लिए क्रांतिक कोण का मान वैसे काफी ज्यादा होता है।
48.75 डिग्री होता है। इसका मतलब हो गया कि यदि जल में कोई प्रकाश की किरण 48.75 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, जल में आपतित हो रही है दोस्तों, ये सुन लेना, समझ लेना, तब वो प्रकाश की किरण जल से बाहर नहीं निकलेगी, उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा जल के अंदर ही। फिर हम बात करते हैं कांच। कांच के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मान इससे थोड़ा कम होता है, 41.14 डिग्री होता है। फिर हम बात करेंगे हीरे की। हीरे के लिए क्रांतिक कोण का मान और भी कम होता है, 24.41 डिग्री होता है दोस्तों। तो ये कुछ एग्जाम्पल हमने आपको बताए कि उन माध्यमों के जो क्रांतिक कोण है वो इस प्रकार से होंगे। हीरे का क्रांतिक कोण 24.41 डिग्री होने का मतलब है कि यदि कोई प्रकाश की किरण हीरे के अंदर 24.41 डिग्री के कोण से अधिक के कोण पर आपतित होती है तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है दोस्तों। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स क्रांतिक कोण के, और इस वीडियो में आपने देखे दोस्तों जो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है वो क्या होता है। अगले वीडियो में आप देखेंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, उन उदाहरणों में हम बात करेंगे कि जो हीरा है वो चमकता हुआ क्यों दिखाई पड़ता है। इसके साथ में हम देखेंगे कि जो सड़क है वो उस पर गर्मियों के दिनों में पानी भरा हुआ क्यों दिखाई देता है, या जो कांच में पड़ी दरार होती है वो चमकती हुई दिखाई क्यों पड़ती है। जो वायु का बुलबुला यदि पानी में या कांच में होता है तो वो चमकता हुआ दिखाई क्यों पड़ता है, उसका सारा रीजन अच्छे से हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।